रेत से बिजली। हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि 6 अप्रैल 2026 की रात 8:25 पर भारत ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। तमिलनाडु के कल्पाकम में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR क्रिटिकलिटी पर पहुंच गया। मतलब उसमें एक स्वतंत्र नियंत्रित परमाणु चेन रिएक्शन शुरू हो गई और इस एक घटना ने भारत को एनर्जी के मामले में दुनिया के उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में ला खड़ा किया जो अपना खुद का भविष्य लिखने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना और आज इस चैनल पर हम बात करेंगे उस टेक्नोलॉजी की जो भारत को अगले 500 सालों तक एनर्जी इंडिपेंडेंट बना सकती है, थोरियम। लेकिन पहले समझते हैं कि ये PFBR क्या है, ये क्रिटिकलिटी क्यों इतनी बड़ी बात है और सबसे जरूरी, इससे आपकी और मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों, पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है एनर्जी। हम हर साल लाखों करोड़ रुपए का तेल, गैस और कोल बाहर से मंगाते हैं और न्यूक्लियर पावर के लिए जो यूरेनियम चाहिए वो भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि भारत में यूरेनियम के भंडार बहुत सीमित हैं। लेकिन नेचर ने भारत के साथ एक खास इंसाफ किया है, उसने हमें थोरियम दिया और इतना दिया कि दुनिया का कोई भी देश हमसे आगे नहीं है। भारत के पास दुनिया का लगभग 25 से 30% थोरियम का भंडार है, जो हमारे कोस्टल सैंड्स में मुख्यतः मोनाजाइट मिनरल्स में पाया जाता है। अगर हम इस थोरियम को एनर्जी में बदल सकें तो भारत को अगले कई सौ सालों तक किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही सपना था हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का, जिन्होंने 1950 के दशक में भारत के 3 चरण वाले न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव रखी। उन्होंने कहा था, भारत के पास यूरेनियम कम है लेकिन थोरियम की कोई कमी नहीं, और हम एक ऐसी सिस्टम बनाएंगे जो पहले यूरेनियम से शुरू होगी, फिर प्लूटोनियम से होते हुए अंत में थोरियम पर टिकी होगी। और 6 अप्रैल 2026 को भाभा का वो सपना एक कदम और करीब आ गया। अब समझते हैं कि ये 3 स्टेजेस क्या है, बिल्कुल सिंपल भाषा में। पहले स्टेज में हमारे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स यानी PHWRs चलते हैं, जो नेचुरल यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और साथ में एक बाई प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम 239 भी पैदा करते हैं। ये रिएक्टर्स अभी भी देश के कई हिस्सों में चल रहे हैं और हमारी टोटल न्यूक्लियर कैपेसिटी का बड़ा हिस्सा है। दूसरी स्टेज में आते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, जिनमें से पहला PFBR अब कालपक्कम में क्रिटिकलिटी हासिल कर चुका है। ये रिएक्टर पहले स्टेज से मिले प्लूटोनियम को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करता है और साथ में यूरेनियम 238 को और ज्यादा प्लूटोनियम में कन्वर्ट करता है। मतलब जितना फ्यूल खाता है उससे ज्यादा बनाता है, इसीलिए इसे ब्रीडर कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस PFBR में एक ब्लैंकेट लेयर है जिसमें थोरियम 232 रखा जाएगा और वो थोरियम न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके यूरेनियम 233 में बदलेगा। और यही यूरेनियम 233 है तीसरी स्टेज का असली हीरो। तीसरी स्टेज में, जो अभी भी भविष्य में है, यूरेनियम 233 को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हुए थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स चलाए जाएंगे और तब भारत के समुद्र तट की रेत से बिजली बनेगी। ये तीनों स्टेजेस मिलकर एक क्लोज्ड फ्यूल साइकिल बनाते हैं जिसमें कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती, सब कुछ रिसाइकल होता रहता है। दोस्तों, अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, PFBR काम कैसे करता है, इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आपने स्कूल में एटम की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जब एक भारी एटम जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम का न्यूक्लियस एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है और टूट जाता है। इस प्रोसेस को फिजन कहते हैं। इस टूटने में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और साथ में 2 से 3 और न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। ये नए न्यूट्रॉन्स फिर दूसरे एटम्स को तोड़ते हैं, वो और न्यूट्रॉन्स छोड़ते हैं और एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। जब ये चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड तरीके से होती है तो उससे जो हीट बनती है उससे स्टीम बनाते हैं और स्टीम से टरबाइन चलाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोल पावर प्लांट में होता है, बस यहाँ कोल की जगह यूरेनियम या प्लूटोनियम है। लेकिन PFBR में एक स्पेशल ट्विस्ट है, ये फास्ट रिएक्टर है। मतलब यहाँ न्यूट्रॉन्स को स्लो नहीं किया जाता, वो तेज रफ्तार से ही फिजन करते हैं और इन फास्ट न्यूट्रॉन्स की वजह से एक मैजिकल चीज होती है। ये रिएक्टर के चारों तरफ लगे यूरेनियम 238 के ब्लैंकेट में से न्यूट्रॉन्स गुजरते हैं और उस यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में बदल देते हैं। यानी ये रिएक्टर खुद ही अपना फ्यूल बनाता रहता है और अगर ब्लैंकेट में थोरियम 232 हो तो वो यूरेनियम 233 में बदल जाता है, जो फ्यूचर के रिएक्टर्स के लिए फ्यूल है। इस पूरे रिएक्टर को कूल करने के लिए लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल होता है, जो पानी से कहीं ज्यादा एफिशिएंटली हीट ट्रांसफर करता है। अब बात करते हैं थोरियम। क्या आप जानते हैं कि थोरियम को खुद अकेले न्यूक्लियर रिएक्टर में नहीं जलाया जा सकता? ये डायरेक्टली फिजाइल नहीं है। मतलब थोरियम 232 खुद फिजन नहीं करता, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉपर्टी है। जब इस पर न्यूट्रॉन की बौछार होती है तो ये यूरेनियम 233 में बदल जाता है और यूरेनियम 233 बहुत ही बढ़िया फिजाइल मटेरियल है। ये प्रोसेस होती है कुछ इस तरह। थोरियम 232 एक न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। थोड़ी देर के लिए प्रोटैक्टीनियम 233 बनता है और फिर यूरेनियम 233 बन जाता है। ये पूरी केमिस्ट्री होती है रिएक्टर के अंदर ऑटोमेट। तो PFBR जैसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स इसीलिए इतने जरूरी हैं। ये वो फैक्ट्री है जो थोरियम को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करती है और उसके बाद स्टेज 3 के रिएक्टर्स उस यूरेनियम 233 से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। एक तरह से समझो तो PFBR वो सीड बो रहा है जिससे इंडिया का थोरियम फ्यूचर उगेगा और ये सब इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से हुआ है। कोई विदेशी मदद नहीं, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं। IGCAR यानी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ने इसे डिजाइन किया और भाविनी यानी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड ने इसे बनाया। ये दोनों हमारे अपने भारतीय संस्थान। दोस्तों अब थोड़ा कंपेयर करते हैं यूरेनियम और थोरियम में क्या फर्क है और थोरियम क्यों बेटर हो सकता है। पहली बात अवेलेबिलिटी। दुनिया में यूरेनियम के भंडार सीमित हैं और ज्यादातर कनाडा, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया जैसे देशों में है। भारत के पास यूरेनियम की बहुत कम मात्रा है, इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन थोरियम, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। केरल की चावरा माइंस, तमिलनाडु की बीचेस और आंध्र प्रदेश में अंदाजन 3,19,000 मेट्रिक टन थोरियम भारत में है। दूसरी बात एफिशिएंसी। जब थोरियम के फ्यूल साइकिल में यूरेनियम 233 बनता है तो उससे बहुत कम लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट बनता है कंपेयर टू कन्वेंशनल यूरेनियम रिएक्टर। मतलब न्यूक्लियर वेस्ट की प्रॉब्लम कम होगी। तीसरी बात प्रोलिफरेशन रिस्क। यूरेनियम 233 से न्यूक्लियर वेपन्स बनाना बहुत मुश्किल है कंपेयर टू प्लूटोनियम, क्योंकि इसमें यूरेनियम 232 भी होता है जो हाईली रेडियो एक्टिव होता है और वेपन्स बनाने में बाधा डालता है। चौथी बात एनर्जी डेंसिटी। 1 टन ऑफ थोरियम रफली 200 टन ऑफ यूरेनियम या 3.5 मिलियन टन ऑफ कोल के बराबर एनर्जी दे सकता है। ये नंबर सुनकर भी हैरानी होती है ना। पांचवी बात रिएक्टर सेफ्टी। कुछ थोरियम रिएक्टर डिजाइन्स में पैसिव सेफ्टी फीचर्स होते हैं जो नेचुरली रिएक्टर को शट डाउन कर देते हैं अगर कुछ गड़बड़ होने लगे। लेकिन एक ऑनेस्ट बात भी बता दूं, थोरियम मैजिक बुलेट नहीं है। इसका फ्यूल साइकिल टेक्निकली कॉम्प्लेक्स है, कमर्शियल स्केल पर डिप्लॉयमेंट अभी तक प्रूव नहीं हुई है और यूरेनियम से थोरियम पर शिफ्ट करने में डेकेड्स लगेंगे। लेकिन इंडिया के पास स्ट्रेटेजी है, विजन है और अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ रहा है। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आपको, मुझे और हमारे देश को क्या फायदा होगा। पहला और सबसे बड़ा फायदा है एनर्जी सिक्योरिटी। आज इंडिया हर साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर हम अपनी एनर्जी का बड़ा हिस्सा डोमेस्टिक न्यूक्लियर पावर से पूरा करें तो ये पैसे हमारे देश में ही रहेंगे। ये पैसे जाएंगे स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, रोड्स में, रोजगार में। दूसरा फायदा सस्ती बिजली। अभी इंडिया की न्यूक्लियर कैपेसिटी सिर्फ 8.78 गीगावाट है जो हमारी टोटल पावर कैपेसिटी का बहुत छोटा हिस्सा है। लेकिन यूनियन बजट 2025 से 26 में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का ऐलान हुआ है जिसमें 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य रखा गया है। जब इतने सारे न्यूक्लियर प्लांट्स बनेंगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल से बिजली की लागत कम होगी। तीसरा फायदा क्लीन एनर्जी। न्यूक्लियर पावर कार्बन फ्री है यानी एयर पोल्यूशन नहीं हो। सौर और पवन ऊर्जा बढ़िया है लेकिन वो 24 घंटे 7 दिन रिलायबल नहीं है। न्यूक्लियर बेस लोड पावर देती है, दिन हो या रात, बारिश हो या धूप। 2070 तक नेट जीरो का जो इंडिया का लक्ष्य है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा रोल होगा। चौथा फायदा जॉब्स और टेक्नोलॉजी। PFBR जैसे रिएक्टर्स बनाने में हजारों इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स और स्किल्ड वर्कर्स का काम आता है। IGCAR और भाविनी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भारतीय युवाओं को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस दे रही हैं और जब इंडिया ये टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा तो हम इसे दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। पांचवा फायदा ग्लोबल स्टैंडिंग। PFBR के क्रिटिकलिटी अचीव करने के बाद इंडिया दुनिया में रशिया के बाद दूसरा देश बन गया है जिसके पास कमर्शियल स्केल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। ये जियोपॉलिटिकल रूप से बहुत पावरफुल पोजीशन है। दोस्तों ये सफर आसान नहीं था। PFBR की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी कंस्ट्रक्शन 2004 में शुरू हुई थी और ओरिजिनल प्लान था कि ये 2010 में रेडी हो जाएगा। लेकिन ये काम इतना कॉम्प्लेक्स था, सोडियम कूलेंट सिस्टम्स, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फ्यूल हैंडलिंग, सेफ्टी वैलिडेशन की बार बार डिलेज होते रहे। 2010, 2012, 2014, 2016 हर बार डेडलाइन आती और चली जाती। लोगों ने क्रिटिक्स बनाए, सवाल उठाए। इसकी कॉस्ट भी ओरिजिनल एस्टिमेट से दोगुनी हो गई। जहां पहले 3,492 करोड़ रुपए का अनुमान था वहां ये बढ़कर 8,181 करोड़ रुपए हो गई। लेकिन IGCAR और भाविनी के साइंटिस्ट्स ने हार नहीं मानी। मार्च 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद कलपाक्कम आए और फ्यूल लोडिंग की शुरुआत देखी। अक्टूबर 2025 में फाइनल फ्यूल लोडिंग शुरू हुई और 6 अप्रैल 2026 को
रात 8:25 बजे हिस्ट्री बन गई। रिएक्टर डायरेक्टर डॉक्टर श्री कुमार जी पिल्लई ने इसे अक्षय पात्र मूवमेंट कहा, वो पौराणिक पात्र जो कभी खाली नहीं होता। और सच में एक ऐसा रिएक्टर जो जितना फ्यूल खाता है उससे ज्यादा बनाता है, वो अक्षय पत्र ही तो है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ये एडवांस्ड रिएक्टर जो जितना ईंधन खाता है उससे ज्यादा बनाता है, हमारी साइंटिफिक कैपेबिलिटी की डेप्थ और इंजीनियरिंग एंटरप्राइज की ताकत को दर्शाता है। ये बात सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं थी, ये एक हकीकत। दोस्तों आइए अब एक कंपैरिजन टेबल की तरह समझते हैं। कन्वेंशनल यूरेनियम रिएक्टर बनाम PFBR जैसा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। एक नॉर्मल यूरेनियम रिएक्टर जैसे प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर या हैवी वाटर रिएक्टर में स्लो न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल होता है। ये यूरेनियम 235 को फिजन करते हैं जो नेचुरल यूरेनियम में सिर्फ 0.7% होता है। यानी 100 किलोग्राम यूरेनियम में से सिर्फ 0.7 किलोग्राम ही डायरेक्टली काम का है, बाकी 99.3% यूरेनियम 238 वेस्ट बन जाता है। इसके अलावा इन रिएक्टर्स में बहुत ज्यादा वाटर चाहिए कूलिंग के लिए और इनसे निकलने वाला न्यूक्लियर वेस्ट हजारों साल तक रेडियो एक्टिव रहता है। अब PFBR की बात करें, ये फास्ट न्यूट्रॉन्स इस्तेमाल करता है। ये वो यूरेनियम 238 को भी काम में लाता है जो कन्वेंशनल रिएक्टर्स में वेस्ट था। इसकी ब्रीडिंग रेशियो 1.03 से 1.05 है, मतलब 100 यूनिट्स फ्यूल यूज करने पर 103 से 105 यूनिट्स फ्यूल बनता है। सोडियम कूलिंग से बहुत एफिशिएंट हीट ट्रांसफर होती है और इससे निकलने वाला वेस्ट कन्वेंशनल रिएक्टर्स से बहुत कम समय के लिए रेडियो एक्टिव रहता है। एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन, कोल प्लांट्स। 1 टन ऑफ कोल से जितनी एनर्जी मिलती है उसे पैदा करने के लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को सिर्फ कुछ ग्राम ऑफ फ्यूल चाहिए और कोल जलाने से CO2 निकलती है, पोल्यूशन होता है, जबकि न्यूक्लियर रिएक्टर से कोई डायरेक्ट एमिशन नहीं होती। दोस्तों अब एक बड़ा सवाल, थोरियम रिएक्टर्स सेफ हैं? न्यूक्लियर पावर के नाम से कुछ लोगों के जहन में चेरनोबिल और फुकुशिमा आ जाता है, लेकिन PFBR जैसे मॉडर्न रिएक्टर्स में सेफ्टी लेयर्स पर लेयर्स हैं। AERB यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने इसे सभी सेफ्टी चेक्स के बाद ही क्लियरेंस दी है। सोडियम कूलेंट एक बात में ट्रिकी जरूर है, सोडियम पानी और हवा के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए इसे कंप्लीटली सील रखना होता है। मॉन्जू रिएक्टर जापान में 1995 में सोडियम लीक की वजह से बंद करना पड़ा था, लेकिन PFBR में इस लेसन से सीखकर बहुत एडवांस्ड कंटेनमेंट सिस्टम्स लगाए गए हैं। इसके अलावा थोरियम बेस्ड फ्यूल साइकिल में प्रोलाइफरेशन रिस्क कम है, क्योंकि यूरेनियम 233 प्रोडक्शन के साथ साथ यूरेनियम 232 भी बनता है जो वेपन्स ग्रेड मटेरियल बनाने में बाधा डालता है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को वर्सेटाइल और फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी कहा है, जो न्यूक्लियर वेस्ट को फिशाइल मटेरियल में कन्वर्ट कर सकती है। तो सेफ्टी कंसर्न्स रियल है, लेकिन मैनेज करने योग्य है और भारत के वैज्ञानिक इस पर पूरी तरह फोकस्ड हैं। दोस्तों ये पूरी स्टोरी सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये इंडिया की आत्मनिर्भरता की कहानी है। जब दुनिया के बड़े न्यूक्लियर नेशंस ने इंडिया को 1974 के पोखरण टेस्ट के बाद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर करने से मना कर दिया, तो हमारे साइंटिस्ट ने कहा ठीक है हम खुद बनाएंगे। IGCAR ने 1985 में एक छोटा फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर बनाया, अनुभव लिया और फिर 500 मेगावाट का PFBR डिजाइन किया। ये पूरी जर्नी इंडिजिनस है, कोई रशियन डिजाइन नहीं, कोई अमेरिकन ब्लूप्रिंट नहीं। जबकि चाइना ने अपना फास्ट रिएक्टर रशियन हेल्प से बनाया, इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप की और इसीलिए ये अचीवमेंट और भी बड़ी है। अब कलपक्कम में 2 और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बनाने की प्लान है, 600 मेगावाट ईच। और अगर PFBR की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी रही तो DAE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और भी रिएक्टर्स अप्रूव करेगा। कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सितंबर 2026 तक प्रोजेक्टेड है, मतलब बहुत जल्द ये रिएक्टर ग्रिड से कनेक्ट होगा और लाखों घरों में बिजली पहुंचेगी। दोस्तों मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं और इस चैनल पर हम इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिकल पर्सपेक्टिव दूंगा। जब PFBR ग्रिड से कनेक्ट होगा तो ये 500 मेगावाट बिजली देगा। इसका मतलब समझो 1 मेगावाट से लगभग 800 से 900 घरों को बिजली मिलती है। 500 मेगावाट से करीब 4 से 5 लाख घरों को कंटिन्यूस बिजली मिल सकती है और ये सिर्फ एक रिएक्टर है। अगर भारत 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी अचीव करे, जो टारगेट है, तो इसका मतलब होगा देश की कुल पावर डिमांड का एक बड़ा हिस्सा क्लीन रिलायबल न्यूक्लियर एनर्जी से पूरा हो। इसके अलावा ये बेस लोड पावर है, यानी ये 24 घंटे 365 दिन सेम आउटपुट देता है, जबकि सोलर पैनल्स रात को काम नहीं करती और विंड टर्बाइंस हवा के बिना बेकार है। न्यूक्लियर एनर्जी और रिन्यूएबल्स मिलकर एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं, रिन्यूएबल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और न्यूक्लियर की रिलायबिलिटी। अब बात करते हैं उस टाइमलाइन की जो शायद हमारी नेक्स्ट जनरेशन देखे। स्टेज 1 रिएक्टर्स पहले से ही चल रहे हैं और प्लूटोनियम प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्टेज 2 में PFBR अब क्रिटिकली अचीव कर चुका है और उम्मीद है सितंबर 2026 तक ग्रिड कनेक्टेड हो जाएगा। इसके बाद PFBR थोरियम ब्लैंकेट में यूरेनियम 233 बनाना शुरू करेगा। जैसे जैसे ज्यादा फास्ट ब्रीडर्स
बनेंगे उतना ज्यादा यूरेनियम 233 मिलेगा। स्टेज 3 रिएक्टर्स, जिन्हें एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर यानी AHWR कहते हैं, वो यूरेनियम 233 और थोरियम से चलेंगे। IGCAR और BARC इन पर काम कर रहे हैं। जब स्टेज 3 फुल्ली ऑपरेशनल होगी तब इंडिया की एनर्जी स्टोरी कंप्लीट एनर्जी इंडिपेंडेंस, जीरो इंपोर्टेड फ्यूल, मिनिमम वेस्ट। हाँ, ये सब होने में दशकों लगेंगे, शायद 2060 या 2070, लेकिन नींव 6 अप्रैल 2026 को रख दी गई। दोस्तों, दुनिया के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो इंडिया की ये अचीवमेंट बहुत बड़ी। रशिया का BN 800 और BN 1200 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स चल रहे हैं, लेकिन रशिया ने अपनी टेक्नोलॉजी इजीली शेयर नहीं की। फ्रांस ने सुपर फेनिक्स बंद कर दिया, जापान का मूनजू फेल हो गया, यूके और USA ने अपने FBR प्रोग्राम्स बंद किए और चाइना ने हाल ही में रशियन हेल्प से एक फास्ट रिएक्टर अचीव किया। ऐसे में इंडिया ने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से ये काम किया। ये ग्लोबली एक्सेप्शनल है। इसका मतलब है कि कल को इंडिया इस टेक्नोलॉजी को डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी डिप्लोमेसी में इंडिया की पोजीशन बहुत मजबूत होने वाली है। दोस्तों, एक रियलिस्टिक असेसमेंट भी करते हैं, क्योंकि हम यहाँ सच बात करते हैं, सिर्फ हाइप नहीं। PFBR को क्रिटिकलिटी मिली है, लेकिन अभी ये फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है। ग्रिड से कनेक्ट होने में अभी कुछ महीने और लगेंगे। कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाद में होगी। FRFCF यानी फास्ट रिएक्टर फ्यूल साइकिल फैसिलिटी, जो ब्रीडर के स्पेंट फ्यूल को रीप्रोसेस करेगी, वो भी अभी कंप्लीट नहीं है। थोरियम स्टेज 3 दशकों दूर है और कॉस्ट ओवररन्स की वजह से क्रिटिक्स ने सवाल उठाए हैं। MIT के प्रोफेसर कोरुश शिरवान ने कहा कि चाइना ने उतना बड़ा रिएक्टर इंडिया से 3 से 4 गुना कम समय में बनाया। ये वैलिड क्रिटिसिज्म है, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि पहली बार किसी भी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी में डिलेज होते हैं। इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च भी फेल हुआ था, पहला मून मिशन भी कुछ इश्यूज था, लेकिन हमने सीखा और आगे बढ़े। PFBR की डिलेज और कॉस्ट ओवररन से भविनी और IGCAR ने बहुत कुछ सीखा है, जो अगले रिएक्टर्स को फास्टर और चीपर बनाने में काम आएगा। दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ कवर किया। डॉक्टर होमी भाभा का विजन, इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, PFBR कैसे काम करता है, थोरियम क्यों इंडिया का फ्यूचर है, यूरेनियम और थोरियम का कंपैरिजन, और इस सब का आम आदमी की जिंदगी पर क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन एक बात और कहनी है जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सब हमारे भारतीय साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की मेहनत से हुआ है। कोई फॉरेन ब्लूप्रिंट नहीं, कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं। IGCAR और भविनी के उन हजारों साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और वर्कर्स को सैल्यूट, जिन्होंने 20 साल की मेहनत के बाद ये कर दिखाया। ये वो लोग हैं जिनकी गिनती हेडलाइंस में नहीं होती, लेकिन इंडिया का भविष्य इन्हीं के हाथों में। और हाँ, अगर आप एक इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो IGCAR, भाविनी, भारत और NPC जैसी ऑर्गेनाइजेशंस आपके लिए करियर के अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। ये फील्ड्स फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रो करने वाली हैं। तो दोस्तों, इस ऐतिहासिक अचीवमेंट पर क्या आपको गर्व हुआ? कमेंट में लिखो जय हिंद अगर आपको इस अचीवमेंट पर गर्व है। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर करो जिन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, जो इंडिया के प्रोग्रेस के बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक रिएक्टर की खबर नहीं है, ये इंडिया की आने वाली 500 साल की एनर्जी स्टोरी का पहला चैप्टर है। इस चैनल पर हम इलेक्ट्रिकल और एनर्जी टेक्नोलॉजी की ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट स्टोरीज लाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।